नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड की लोक कथा आधारित रीता सरकार की आज की प्रस्तुति दुर्भावना का फल। गंगा नदी गौमुख से निकलकर उत्तरांचल में कुछ दूर तक जाह्नवी के नाम से भी जानी जाती है। उसी जाह्नवी नदी के किनारे एक महर्षि का गुरुकुल था, जहाँ धर्म और अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी जाती थी। वहाँ अनेक शिष्य आते। गुरुकुल में कड़ा अनुशासन था। गुरु की आज्ञा का पालन करना और आपस में मित्रता का व्यवहार करना वहाँ का पहला नियम था। गुरुकुल में अपने बच्चों को भेजने के बाद माता पिता निश्चिंत हो जाते थे। उन्हें गुरु पर विश्वास था कि वे बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देंगे। उसी गुरुकुल में विभूति, दक्षेश, सुवास और नवीन भी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। विभूति और दक्षेश बहुत बुद्धिमान थे। हर विद्या सबसे पहले सीख लेते। बस एक ही कमी थी कि दोनों बहुत ईर्ष्यालु थे। किसी और की प्रशंसा न कर सकते थे न सुन सकते थे। इसके विपरीत सुवास और नवीन साधारण बुद्धि के थे, पर सबसे मित्रता का व्यवहार करते, सबके गुणों का सम्मान करते। सुवास और नवीन ने अपने साथियों को समझाने का बहुत प्रयास किया, पर सब व्यर्थ। महर्षि को भी बहुत चिंता थी कि उन्हें कैसे सुधारा जाए। वे दोनों बालकों में अहंकार और ईर्ष्या की भावना को खत्म करना चाहते थे, पर उचित अवसर नहीं मिल रहा था। जाह्नवी नदी के दूसरे किनारे पर एक बस्ती थी। वहाँ एक जमींदार थे, जिनकी शिक्षा दीक्षा इसी गुरुकुल में हुई थी। उन्हीं दिनों वे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, जिन्हें उत्तरांचल के 4 धाम कहा जाता है, इसकी यात्रा करके लौटे। उन्होंने एक भोज का आयोजन किया। जमींदार ने सबसे पहले गुरुकुल में संदेश भेजा। महर्षिवर संदेश वाहक के साथ कृपया अपने 2 योग्य शिष्य भेज देवे। उन्हें भोजन कराने के बाद ही भोज आरंभ होगा। साथ ही मैं उनकी योग्यता के लिए उन्हें सम्मानित भी करना चाहता हूँ। गुरु ने कुछ सोचकर विभूति और दक्षेश को बुलाया और कहा, नदी के उस पार रहने वाले जमींदार ने आश्रम के 2 योग्य शिष्यों को दावत के लिए बुलाया है। दावत के पश्चात वे उनकी योग्यता के लिए उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं। गुरुकुल में तुम्हारी विद्या बुद्धि को देखते हुए मैंने तुम दोनों को चुना है। आज ही वहाँ जाना है। क्या तुम जाओगे? अवश्य, दोनों ने एक साथ कहा। दोनों शिष्य संदेश वाहक के साथ जमींदार के यहाँ पहुँचे। भोजन की सुगंध वातावरण में फैली थी। जमींदार ने उनका स्वागत करते हुए कहा, भोजन तैयार है। आप दोनों दूर से आए हैं। पास ही कुआं है, वहाँ जाकर हाथ पैर धो लें, फिर आसन ग्रहण करें। इसलिए कुएं का चबूतरा छोटा है। एक समय में एक ही व्यक्ति खड़ा हो पाएगा, अतः आप में से पहले एक जाए, फिर दूसरा। विभूति झटपट उठा और कुएं की ओर चला गया। दक्षेश वहीं बैठा रहा। जमींदार ने दक्षेश से पूछा,
जो कुएं की ओर गए हैं, सुना है वे गुरुकुल के शिष्यों में सबसे श्रेष्ठ हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं। विद्वान? किसने कहा आपसे कि वह विद्वान है? अरे वो तो खच्चर है, पूरा खच्चर, दक्षेश क्रोध से बोला। यह सुनकर जमींदार ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद दोनों शिष्यों को भोजन के लिए बुलवाया गया। जब वे खाने के लिए बैठे तो उनके सामने जानवरों का भोजन, भूसा, हरी घास और चने का दाना परोसा गया। उसे देखते ही दोनों क्रोध से उबल पड़े। आपने हमें क्या जानवर समझ रखा है जो खाने के लिए घास भूसा दिया है? चिल्लाते हुए दोनों शिष्य क्रोध से पैर पटकते तेजी से वहां से बाहर निकल पड़े। वे लगभग दौड़ते हुए गुरुकुल पहुंचे और सारी घटना महर्षि को बताई। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पीछे से जमींदार का संदेशवाहक हाँफता हुआ पहुंचा। उसने महर्षि से क्षमा मांगते हुए कहा, गुरुवर क्षमा करें, कहीं कुछ समझने में भूल हो गई। जमींदार स्वयं आते पर हवेली मेहमानों से भरी है, इसलिए नहीं आ पाए। आप शिष्यों को पुनः भेज दें, मैं उन्हें लेने आया हूँ। बिना शिष्यों को भोजन कराए अन्य मेहमानों को भोजन नहीं परोसा जाएगा। महर्षि ने इस बार दूसरे दो शिष्यों सुवास और नवीन को संदेशवाहक के साथ भेजा। वे दोनों जमींदार के यहाँ पहुँचे तो जमींदार ने उनसे भी बारी बारी कुएं पर जाकर हाथ पैर धोने के लिए कहा। पहले नवीन कुएं की ओर गया। सुवास को अकेला देखकर जमींदार ने वही बात फिर कही। सुना है कि वे जो कुएं की ओर गए हैं गुरुकुल में सबसे श्रेष्ठ और बहुत विद्वान हैं। सुभाष ने कहा, आपने ठीक सुना है। गुरुकुल में रहकर गुरुवर से हमें रोज अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। जमींदार ने फिर पूछा, आपने यह नहीं बताया कि आप दोनों में श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ तो नवीन है, सुभाष ने बेहिचक कहा। और आप? जमींदार ने पुनः पूछा। मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, सुभाष ने उत्तर दिया। तभी नवीन लौटा और सुभाष कुएं की ओर गया। जमींदार ने वही प्रश्न नवीन से किया। नवीन ने उत्तर दिया, सुभाष तो सूर्य है, मैं तो उसकी विद्वत्ता के सामने एक दीपक भर हूँ। जमींदार उनके उत्तर से संतुष्ट हुए और दोनों का यथोचित सत्कार किया। दक्षिणा में उन्हें 5-5 गायें, पुरस्कार स्वरूप चांदी की खड़ाऊं भेंट की। वे दोनों जब गुरुकुल लौटे तो बहुत प्रसन्न थे। यह देखकर विभूति और दक्षेश का क्रोध और बढ़ गया। वे महर्षि के पास पहुँचे और कहा, हम दोनों आपके इन शिष्यों से अधिक बुद्धिमान हैं, फिर भी हम अपमानित हुए। आप सब जानकर भी चुप हैं और नवीन एवं सुभाष की प्रशंसा कर रहे हैं। गुरु महर्षि ने उत्तर दिया, यह तो जमींदार ही बता सकते हैं, तो आप चलकर उनसे पूछते क्यों नहीं? दक्षेश ने हठ किया। महर्षि अनमने से चारों शिष्यों को साथ लेकर चल पड़े। जमींदार ने दौड़कर गुरु की अगवानी की और चारों शिष्यों को आसन दिया। महर्षि ने आने का कारण बताते हुए कहा, वत्स, आपने शिष्यों के साथ भेदभाव क्यों किया? दक्षेश और विभूति का कहना है कि उनका अपमान हुआ है। आपको इसका उचित कारण बताना ही होगा, अन्यथा, जमींदार ने गंभीर स्वर में कहा,
महर्षि, मैंने आपसे 2 सुयोग्य विद्वान भेजने का आग्रह किया था, पर आपने मेरे यहाँ बैल और खच्चर भेज दिए। जब मैंने आपके पहले भेजे हुए शिष्यों से प्रश्न पूछा तो इन्होंने एक दूसरे का यही परिचय दिया। अतः मैंने दोनों के लिए जानवरों वाले प्रिय भोजन परोसे। मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं क्षमा। जमींदार की बात खत्म होने से पहले विभूति और दक्षेश का सिर शर्म से झुक गया। उन्हें अपनी भूल महसूस हुई। उन्होंने जमींदार से क्षमा मांगी। तब गुरु महर्षि ने कहा, अहंकार और ईर्ष्या के कारण तुम दोनों में प्रेम नहीं है, पारस्परिक सद्भाव नहीं है। इसी कारण तुम दोनों योग्य होकर भी अयोग्य सिद्ध हुए और सभा में अपमानित हुए। वहीं सुभाष और नवीन तुम दोनों की अपेक्षा कम योग्य हैं, पर वे विनम्र, शिष्ट और एक दूसरे के प्रति मित्रता का भाव रखते हैं। इसी कारण आज यहाँ सम्मानित हुए। सबकी भावना की कद्र करना, सबसे प्रेम करना और सबका सम्मान करना ही शिष्य को योग्य बनाता है। इसे सुनकर वहाँ उपस्थित लोगों ने गुरु की प्रशंसा की और गुरु को यह विश्वास हो गया कि अब उनके चारों शिष्य एक समान योग्य होकर घर लौटेंगे। कहानी का यही अंत है। शिष्टता प्रत्येक व्यक्ति में होनी चाहिए, यही दिखाया गया है। धन्यवाद।